हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है बनाने से पहले, कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सालों पहले बनता है फिर भी आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटेरियन है, आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन सब कोई मानता है। ऐसा क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूशन 50, 60, 70 साल पहले बनाया गया था उसको हम आज भी मानते हैं। सो ये हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter constitutional design. So सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन देन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन मतलब लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं लिखा ही हुआ हो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। एंड द सुप्रीम लॉ विच टेल्स अस अबाउट द राइट ऑफ द सिटीजन, पावर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। देखो तीन चीज़ बताता है। एक तो ये देर आर नंबर ऑफ अदर थिंग ऑल्सो, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज राइट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। दूसरा पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे रूल करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या अधिकार है, क्या पावर है, और हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन, कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यानी कि ये एक दायरा देता है जिसके अंदर रह के गवर्नमेंट को अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। प्लस इसमें कुछ राइट्स है जो कि सिटीजन को मिलता है। तो और दूसरी बात है, ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, सबसे हाईएस्ट लॉ है जिसके ऊपर कोई नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट एंड द सुप्रीम लॉ। ठीक है, जो क्या क्या लिखा हुआ उसके अंदर, मेनली लिखा हुआ है राइट ऑफ द सिटीजन, लोगों को क्या अधिकार मिलता है उसको मेंशन किया। अगर कोई भी छीनने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और शो कर सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारा अधिकार है, एंड वाई गवर्नमेंट और एनी पावरफुल पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अवे दीज राइट्स। एंड देन व्हाट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या गवर्नमेंट कैसे काम करना चाहिए, सारे मेंशन है। ठीक है, सो होपफुली हमें समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एक केस स्टडी लिया हुआ है साउथ अफ्रीका के बारे में। सो हम देखते हैं साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, और वो चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। साउथ अफ्रीका, आपको पता है साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड या ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंसेस था उस मतलब अपार्थाइड और वाइट लोगों का रूल था, और वहाँ पे ब्लैक लोगों को बहुत ख़राब से ट्रीट किया जाता था। लेकिन कैसे उन लोग इस सिस्टम से ओवरकम कर पाए, और कैसे वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सेटअप किया गया। देखो इन 1964 Nelson Mandela along with the 7 other leaders were sentenced to lifetime imprisonment and was sent to jail for in the Robben Island। वहाँ उनको कहाँ भेज दिया? जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि उन लोग अपने देश की आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे, ब्लैक लोगों की आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए हिज क्राइम वाज दैट ही हैड रेज द वॉइस अगेंस्ट द अपार्थाइड लॉ। अपार्थाइड लॉ मतलब वो लॉ जो कि ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, वो लॉ जो कि ब्लैक लोगों को सप्रेस करता है। तो ऐसे लॉ के खिलाफ इन्होंने बोला था। सो अपार्थाइड जो क्या है, एक सिस्टम है जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ब्लैक और वाइट के बीच में साउथ अफ्रीका, विच वाज इम्पोज बाय द वाइट यूरोपियन। जो वाइट यूरोपियन जाकर वहाँ साउथ अफ्रीका में रहने लगे, उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं और ब्लैक लोगों को बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन दिस सिस्टम पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन। ठीक है, स्किन कलर। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एज फॉलो। क्या था? वाइट जो थे ब्रिटिश थे, ठीक है। दूसरा ब्लैक जो थे नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे। और कलर्ड लोग होते हैं जो मिक्स्ड रेस के लोग होते हैं, जो कि बाहर से मे बी एशिया से और चाइना वगैरह से लोग जाके साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए गए, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मिक्स्ड रेस के लोग। वाइट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन अंडर विच। क्या था पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन? इसमें जो था कि नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, जिससे जो ब्लैक लोग हैं या कलर्ड लोग हैं, ऐसे लोगों को राइट टू वोट नहीं था वहाँ पे। ठीक है, नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट एंड फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे। उनको लगता था कोई गलत हो रहा है तो उसको प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर। देयर वर सेपरेट लिविंग एरिया फॉर वाइट एंड ब्लैक। सो ब्लैक वाइट के एरिया में नहीं जा सकते थे,
ये अलाउ नहीं था वहाँ पे, उनके लिए अलग ब्लैक के लिए रहने का जगह था। देयर वर सेपरेट बसेस, ट्रेन, स्विमिंग पूल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा फॉर द वाइट एंड नॉन वाइट्स। सो यहाँ पे इस तरह का भेदभाव किया जाता था। प्लेस ऑफ वर्शिप जो था वो भी अलग था ब्लैक के लिए, और इवन भगवान का भी बंटवारा हो गया था यहाँ पे, और ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग स्कूल्स थे। देखो, सिंस 1950 देयर वर मेनी प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द अपार्थाइड लॉ इन साउथ अफ्रीका। तो शुरू से 1950 से हम देखते हैं कि इस तरह के लॉ को लोग अपोज करने लगे। एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम ANC बोलते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडिया में जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसी तरह से अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सेटअप किया गया, और इसने इस सिस्टम के खिलाफ अपना वॉइस रेज किया। ठीक है, मेनी वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी अलॉन्ग विद द फ्यू सेंसिटिव वाइट सपोर्टेड ANC। बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे, अलग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने लगा, कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करने लगा, इवन कुछ वाइट लोग जो कि नहीं चाहते थे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, उन लोग भी सपोर्ट करने लगे। डिस्पाइट वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म द वाइट कंटिन्यू देयर क्रूएल बिहेवियर अगेंस्ट द नॉन वाइट। हालांकि वर्ल्ड भी इसको अपोज कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वाइट लोग वहाँ पे इसी पॉलिसी के थ्रू रूल करने लगे। एज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड हैज इंक्रीज द वाइट गवर्नमेंट चेंज इट्स क्रूएल पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन वाइट। धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, तो उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज करने लगे जो वाइट लोग थे। साउथ अफ्रीका गॉट इट्स इंडिपेंडेंट ऑन 26 अप्रैल 1994 को, आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड लॉ। उसके बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट लाया गया जो कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट था, जिसमें बहुत ब्लैक एंड वाइट थे, और ये जो नया गवर्नमेंट था उसने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वर्ल्ड का। क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। द ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक टू फॉरगिव वाइट एंड दे प्रपोज टू बिल्ड ए नेशन बेस्ड अपॉन आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट। जो ब्लैक लोगों ने बोला कि जो वाइट लोगों ने आज तक जो किया है उसको हम माफ़ कर देते हैं, और मिलजुल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें कि हर आदमी बराबर होगा, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा, ह्यूमन राइट मिलेगा, चाहे ब्लैक हो या वाइट हो। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 2 साल लगा उनको बनाने में, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव मोस्ट एक्सटेंसिव राइट टू इट्स सिटीजन। उन्होंने अपने लोगों को राइट दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा राइट देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है। बोथ वाइट एंड नॉन वाइट डिसाइडेड दैट नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी ग्रुप। फिर बाद में ये डिसाइड किया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे वाइट हो नॉन वाइट हो, सबको मिलजुल के रहेंगे, और इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, जिसमें कि वाइट और ब्लैक दोनों ने मिलकर बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करती है। केस स्टडी था साउथ अफ्रीका का, किस तरह से वहाँ पे ब्लैक नॉन वाइट का गवर्नमेंट बनाया गया था, और किस तरह से ये गवर्नमेंट ने वाइट के साथ ट्रीटमेंट किया, और किस तरह से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट आता है हमारा कि वाई इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो इसका कुछ कारण है। क्या है कारण? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गेव मोस्ट एक्सटेंसिव राइट टू इट्स सिटीजन। सो मैंने बताया ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा राइट देता है लोगों को, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को सबसे ज़्यादा राइट दिया था। इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। यानी कि यहाँ पे सारे लोग, चाहे ब्लैक और वाइट हो, दोनों को इक्वल राइट मिला गया था, इक्वल सोशल जस्टिस मिला था, ब्लैक को भी वाइट को भी, और ह्यूमन राइट को ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट है एवरीबडी वाज मेड द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नो बडी वाज एक्सक्लूडेड एज बोथ वाइट्स एंड नॉन वाइट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर। देखो यहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये नहीं कि आज तक वाइट जो है सप्रेस कर रहे थे तो अब उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया था, नहीं, उनको भी इंक्लूड किया गया था। और फाइनली दस ड्यू टू दीज रीजन्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड साउथ अफ्रीका इज लुक्ड अप एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरह साउथ अफ्रीका को हम बाकी कंट्री जो एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा राइट दिया हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ है वाइट और ब्लैक में, सबको इक्वल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट मिला हुआ है। ठीक है, वाई इज साउथ अफ्रीका रेफर टू एज ए रेनबो नेशन। हम रेनबो मतलब होता है कि उसमें 7 कलर होते हैं, तो जस्ट एज रेनबो हैज डिफरेंट कलर साउथ अफ्रीकन आफ्टर इंडिपेंडेंस इनहेरिटेड ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि हर रेस के लोग उसके पार्ट हैं, इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट कलर एंड स्किन sat together and made policies and laws for the country. Thus South Africa is referred to as a rainbow, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि वाइट को डिस्क्रिमिनेट किया गया या दूसरे कलर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया। एवरीबॉडी sat together
and frame the constitution, and that give extensive right to everybody in the society, and that is why it called rainbow constitution. Historical enemies succeeded in negotiating peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in others. तो हु वर द हिस्टोरिकल एनिमी? तो वाइट एंड नॉन वाइट जो थे वो साउथ अफ्रीका में हिस्टोरिकल एनिमी थे, वाइट और नॉन वाइट. ठीक है. What was negotiated and between whom? So the negotiation agreed between two enemies, that is apartheid rules will be removed and the country will adopt a democratic setup. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस तरह से उन्होंने एग्रीमेंट किया और फाइनली apartheid रूल जो था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रूल जो था वो ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सेटअप कर दिया जिसमें कि हर आदमी पार्टिसिपेट किए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ इसके अंदर. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आ जाओ. So why did the historical enemy agree to negotiate with each other? यहाँ पे हिस्टोरिकल एनिमी वाइट और नॉन वाइट है, ब्लैक और वाइट जो है साउथ अफ्रीका में. द हिस्टोरिकल एनिमीज एग्री टू नेगोशिएट विद ईच अदर एज दे ट्रस्टेड देयर ह्यूमन वैल्यूज ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस. देखो उन लोग विश्वास करते थे कि हर इंसान में कुछ ह्यूमन वैल्यूज होते हैं एंड दैट नीड टू बी रिस्पेक्टेड, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो. इसीलिए उन्होंने साथ मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दे बिलीव दैट इन फ्यूचर ट्रस्ट ऑन दीज वैल्यूज विल हेल्प देम टू इन फ्रेमिंग द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. और उनको ये था कि अगर दोनों ग्रुप जो है ब्लैक एंड वाइट जो है एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हो पाएगा. एंड दैट इज द रीजन वाई दोनों एनिमी जो थे वो एग्री हुए. व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस है कोई भी कंट्री में. एक तो इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट. जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सिटीजनशिप राइट देता है और कुछ राइट्स जो है जो हम इंजॉय करते हैं दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू एवरीबडी इक्वली, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर ट्रीट करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है. सो लोग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट करते हैं और लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जो कि लोगों को साथ में रहने के लिए ज़रूरत, ये ट्रस्ट ज़रूरी है. अगर हमें ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंसेस इन द सोसाइटी एंड दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है एंड एवरीबडी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ एंड ट्रस्ट दे लिव टुगेदर इन पीस. ठीक है. सेकंड है इट सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स लिखे होते हैं और कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है, कितना लोगों के लिए बेटर है, वो डिपेंड करता है कितना राइट्स देता है. जितना राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है उतना ही अच्छा है लोगों के लिए. और अगर कोई भी राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो वी कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल ए केस अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेक अवे राइट्स फ्रॉम अस, इवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑल्सो. सो नेक्स्ट है कि इट स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ये बताता है गवर्नमेंट का क्या काम है और गवर्नमेंट किस तरह से काम करना चाहिए. ये भी इसमें मेंशन है. अदरवाइज गवर्नमेंट अपना मर्जी से काम करना शुरू कर देगा और उस समय लोगों का राइट वगैरह छीन सकता है. और इट ले डाउन लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. देखो गवर्नमेंट के ऊपर एक दायरा होना चाहिए और गवर्नमेंट को उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए. और ये दायरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है. और इस तरह से गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज देयर पावर until unless they work based upon the constitution. It also help in preventing conflict. आपको पता है कि सोसाइटी में टेंशन होता है, झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन मदद करता है इन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक. मान लो कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको लोग नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट नहीं मानता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है. लेकिन ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिकली, जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ही है. ठीक है. सो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. नाउ लिस्ट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम
ध्यान से समझते हैं, पेपर में आ भी सकता है। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज नॉट ईजी। देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। पहला है कि द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अराउंड 10 लाख पीपल वर किल्ड एंड देयर वर लॉट ऑफ वायलेंस। देखो, एक तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और इस पार्टीशन को भी ध्यान में रख के हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। और ये एक, और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब करीब 10 लाख पीपल वर किल्ड इन द वायलेंस दैट स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें कि फ्यूचर में इस तरह का डिफरेंसेस ना हो, फ्यूचर में इस तरह का दो कम्युनिटी के बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिससे कि लोग मारे जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम था हमारे सामने। देयर वर सो मैनी डाइवर्सिटी इन इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में धर्म के नाम पे भिन्नता है, लैंग्वेज के नाम पे डाइवर्सिटी है, कल्चर के नाम पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, कल्चर भी डिफरेंट है साउथ इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में। तो इन सारे डाइवर्सिटी को हमें एडजस्ट करना था, एकोमोडेट करना था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे सामने। अनसर्टेनिटी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। सो थर्ड पॉइंट है ये। सो ये पॉइंट हम देखते हैं एक बार। आपको पता है कि इंडिया जब डिवाइड हुआ था, इंडिया जब पार्टीशन हुआ था, तो इंडिया में दो तरह के टेरिटरी थे। एक तो जो था प्रिंसली स्टेट का अंडर था। प्रिंसली स्टेट मतलब वो वो टेरिटरी जिसमें किंग रूल करते थे। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, और भी बहुत सारे 565 राजा थे जो कि रूल कर रहे थे इंडिया में। और उसके अलावा ब्रिटिश टेरिटरी था, जैसे पार्ट हो गया, बंगाल पार्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया। तो ये तो पार्ट तो इंडिपेंडेंट हो गए थे। और प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया था कि चाहे वो इंडिया में ज्वाइन हो सकते थे या पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। तो अब इन प्रिंसली स्टेट के बारे में अभी भी क्लियर नहीं था कि क्या वो इंडिया में ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। और जब तक हमें पूरा इंडिया के बारे में नहीं पता था, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे सामने कि हम क्या करें। ठीक है, उसका नेक्स्ट है प्रोविजन प्रोविजन ऑफ द स्टेटस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू सिटीजन। देखो, इंडिया के लोग जो थे पहले एक सब्जेक्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सब्जेक्ट थे, और अब वो सिटीजन बनने जा रहे थे। सो इन ऐसे मतलब अर्लियर हम एक प्रजा थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रजा थे, बट ना अब हम सिटीजनशिप बनने जा रहे थे। तो एज ए सिटीजनशिप इंडिया को क्या क्या राइट मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ को हमें डिसाइड करना था। दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम दैट इंडिया हैड टू फेस। एंड फिफ्थ है एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कि अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है 1947 में इंडिया आज़ाद के बाद, फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम यूनाइटेड रह पाएंगे, हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिससे कि लोग खुश रहे कॉन्स्टिट्यूशन से, और अपने आप को फील करे कि दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्री। सो दीज ऑल वर प्रॉब्लम दैट इंडियन constitution maker had to face while framing the constitution. So important question आता है generally. So next है what are the advantages of maker of constitution। जो constitution बना रहे थे ना, उनके सामने कुछ तो फ़ायदा था पहले से, क्या एडवांटेज था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखते हैं क्या है इसका। सो डिस्पाइट द प्रॉब्लम देयर वर फ्यू एडवांटेज बिफोर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ तो फायदा, कुछ एडवांटेज था, कुछ उनके सामने एडवांटेज क्या क्या थे। पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर क्लियर अबाउट गिविंग ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू द कंट्री एज इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, आपको पता है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और हम करीब 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उस समय से लेके हम धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया और रूल करने शुरू कर दिया। और इस दौरान ऐसा नहीं था कि हम बैठे हुए थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम एक लड़ाई लड़ रहे थे अपने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाया गया था, और 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई कर रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा था, जिससे कि हम अपने कंट्री को आज़ाद कर पाए। और इन दौरान, इन फ्रीडम स्ट्रगल के समय हमने देखा है कि हमने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब हम इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जहाँ पे लोगों को अपने गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार होगा, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के विश और लोगों के एस्पिरेशंस के बेसिस पे काम करेगा। तो ये हमारे पास क्लैरिटी था पहले से ही, और ये चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय। ठीक है, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर ड्राफ्टेड इन इंडिया ट्वाइस इन 1928। देखो, इंडियन ने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था
ब्रिटिश जब इंडिया में थे उस समय, जो 1928 में 1931 में 1928 में नेहरू कमेटी बनाया गया था, जो इंडिया के बारे में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, और 1931 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो इसमें हमने कुछ वैल्यूज इंक्लूड किए थे उस समय, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए जो एडल्ट हैं, राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को, इक्वलिटी मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ये सब चीज़ हमने उस समय इंक्लूड किया था। तो इसी चीज़ को हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1947 में, तो उस समय हमने ये सब चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पहले से हमारे पास ये आइडियल थे जो कि हम चाहते थे उस समय भी इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन सारे आइडियल को बिना हमने आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन भी इंक्लूडेड दीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। उसको नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन वर्किंग इन द कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedure from the colonial law like Government of India Act 1935। आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थे तो उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए थे। वो लॉ नहीं थे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन थे। जैसे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी तरह से 1935 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन्होंने लेके आए थे, और ये एक तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया था। इसमें उन्होंने जैसे कि इंस्टीट्यूशन डेवलप किए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब चीज़ था, फेडरल सिस्टम था। तो हमने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ जो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उसको हमने अडॉप्ट कर लेते हैं, और क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस था तो हमने सोचा कि जो चीज़ का हमें एक्सपीरियंस है वो चीज़ ज़्यादा बेटर वे में हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ 1935 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंक्लूडेड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फ्रेम्ड इन 1947। नेक्स्ट, आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789 में हुआ था, और उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये सब चीज़ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। बिल ऑफ राइट जो यूएसए में शुरू किया गया था कि कुछ राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, एंड दीज राइट्स आर टू बी गिवन टू एवरीबडी, डजेंट मैटर हु दे आर, और इसको इस एंड वी इंक्लूडेड इवन दीज राइट्स ऑल्सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उनका कुछ एडवांटेज था जो कि हमने देखा यहाँ पे, और इन्हीं एडवांटेज के बेसिस पे उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर फ्रेम्ड इन 1928 और 1930। जो हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात किया था 1928 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और 1931 में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था जो कि हमें पहले से एक्सपीरियंस था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और इस तरह से हमने वो एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए 19 इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू along with the 8 other Congress leader drafted a constitution for India। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या स्पेशलिटी था, 1931 में बनाया गया था। The resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should be like। तो हमने 1928 में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो चलो उस समय वो कैंसिल हो गया था, लेकिन हमारे पास उसका एक्सपीरियंस था। 1931 में भी हमने क्या किया था कि जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन इंक्लूड किया जाएगा। बोथ द डॉक्यूमेंट्स एग्रीड ऑन प्रोवाइडिंग फॉलोइंग राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, कि हमने ये सारे राइट देने की बात करी थी कि हमारा जब इंडिया आज़ाद हो जाए तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे राइट्स इंक्लूड करेंगे। एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब सबको, यहाँ पे सबको मतलब सबको जो कि एडल्ट है, एडल्ट मतलब शुरू में तो 21 ईयर्स के लोगों को एडल्ट माना जाता था, बट लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस टू 18। तो आज 18 साल, और फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट, क्या होता है, राइट टू वोट, ठीक है। सो एवरीबडी हु इज़ 18 ईयर एंड अबव हैज़ बीन गिवन राइट टू वोट। इनफैक्ट आज़ादी के समय 21 ईयर था, तो ये हमने पहले डिसाइड कर रखा था इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके आएंगे, और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हम हर फ्रीडम देंगे, देयर आर 6 फ्रीडम्स, हमने 11th में पढ़ा था, 11th में पढ़ेंगे और भी कि कितने सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हाँ, तो ये सारी चीज़ है। इक्वालिटी है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हाँ। सो ये सारी चीज़ हमने पहले डिसाइड कर रखा था, और हमने ये देने की कोशिश भी करी थी, हमने दिया भी था अपने कॉन्स्टिट्यूशन सबको। बट राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, आपको पता है कि माइनॉरिटी मतलब जो वो लोग जो कम संख्या में है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आमतौर पे मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी को सप्रेस करे, उनको दबाए, उनको फोर्स करे कि वो अपना कल्चर रिलीजन को छोड़ के हमारे कल्चर रिलीजन को अडॉप्ट कर ले मेजोरिटी के।
लेकिन ऐसा हमने नहीं होने दिया। यहाँ पे हमने बोला, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया कि जो माइनॉरिटी है उनको स्पेशल राइट मिलेगा, और इस तरह से नोबडी कैन फोर्स देम टू डिस्कार्ड देयर ओन कल्चर एंड अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का कल्चर को अडॉप्ट करे। तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फ्रीडम ऑफ एंड इक्वालिटी और राइट टू माइनॉरिटी जो पहले डिसाइड किया था 1921 और 1928 और 31 में, उन दोनों को हमने इन दोनों मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने बाद में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। सो गिव द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या फीचर था। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब वो असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बनाया गया था विद द पर्पस ऑफ टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाया गया था, और उस असेंबली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एक असेंबली था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है। सो इसमें क्या क्या फीचर थे। एक तो इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन 1946 जुलाई, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तभी, क्योंकि आपको बताया कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में, उस प्लान के तहत इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे दिया गया था, और बोला गया था कि फ्यूचर में इंडिया आज़ाद हो जाए तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है था बनाया गया था 1946 में। इट्स चेयरपर्सन जो थे B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है। और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ना, उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन अलग से क्वेश्चन आ सकता है। अदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स इंक्लूड सरोजनी नायडू, जयपाल सिंह, H.C. मुखर्जी, दुर्गा भाई देशमुख, बलदेव सिंह, ये लोग और भी इम्पॉर्टेंट मेंबर थे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसे लोग भी इसके मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर भी थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग जो था दिसंबर 1946 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो पहले बना था डिवीजन से पहले, वो भी डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से दो पार्ट में, एक पाकिस्तान, कुछ मेंबर चले जाते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और जो इंडिया में रह जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 299 मेंबर। पार्टीशन के बाद जो हमारा मेंबर बच गए थे अब 299 थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमने इसको अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन की, कहाँ बन के तैयार हो गया और अडॉप्ट किया था। लेकिन ये जो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था केम इनटू फोर्स। क्यों इस दिन हमने इसको वाई डिड वी मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम फोर्स इन 1950, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। हमने और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था 1949 को नवंबर में, सिर्फ 2 महीने की बात थी। तो हमने इस दिन को याद रखने के लिए हमने क्या किया कि जनवरी में ही 26 जनवरी को ही हमने इसको अडॉप्ट एनफोर्स किया इंडिया में। ठीक है। सो ये था कि हमने बन के तो तैयार हो गया था पहले ही, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन एनफोर्स किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने इस दिन को कॉमेमोरेट करके, इस दिन को याद रख के हमने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द असेंबली वाज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट। तो कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट। देखो जो भी डिस्कशन हुआ था असेंबली में किसी भी चीज़ को लेके, उस डिस्कशन को, डिबेट को रिकॉर्ड किया गया था, और उस रिकॉर्डेड डिबेट और डिस्कशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट। व्हेन प्रिंटेड इन दीज 12 बल्कि वॉल्यूम में ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है। सो ये था क्वेश्चन आपका कि फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या क्या था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डू वी स्टिल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मोर देन 50 और इवन 70 ईयर्स, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गया है, 70 ईयर्स से ज़्यादा ही हो गए, तो हम आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन टिल टुडे आर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर टेकिंग कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर। कंसेंसस मतलब क्या होता है, कंसेंसस मतलब होता है कि सबकी सहमति से जो भी हमने इंक्लूड किया था, ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में,
वो सारे, ये नहीं कि किसी एक मेंबर के बोलने से हुआ था, बल्कि व्हेन एवरीबॉडी एग्रीड अपॉन दैट देन ओनली दैट वाज इंक्लूडेड। सो इसलिए भी ये एक अच्छा और ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा है, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। ऑल्सो ऑल द पीपल इन द कंट्री एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे वो कोई कम्युनिटी का क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले क्यों ना, एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। एंड सो हमारे एक्सेप्टेंस से वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, एंड दैट इज़ द रीजन वाई आज भी हम उसको मानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन एन ओपन, सिस्टमेटिक एंड कंसेंसुअल मैनर। ये बताना ना कि ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ बोला और उसको, अगर मान लो नेहरू कुछ बोलते हैं कि इंक्लूड होना चाहिए, तो उसको डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हमने डेवलप किया, एंड फाइनली बेस्ड अपॉन दैट सिस्टम वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सबके I mean, when everybody agreed upon something, then only that was included, and because of these reason we see that constitution आज भी चल रहा है हमारा। देखो, एक्सप्लेन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाता है। ड्राफ्ट मतलब जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन। अब ये हो गया ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट के बाद ये नहीं कि ड्राफ्ट आपने बनाने के बाद इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। एवरी प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट वाज डिस्कस थरली इन द असेंबली। हर लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, एंड फाइनली जब सब कोई एग्री हो गया, देन ओनली इट वाज इंक्लूडेड। सो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि क्या क्या होगा उसके अंदर, उसको किसने ड्राफ्ट किया था। सो इट वाज द कमिटी एस्टैब्लिश फॉर प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो कि हम बिल्डिंग बनाने से पहले एक मॉडल डेवलप करते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसी तरह से पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, और उस स्ट्रक्चरिंग को हम बोलते हैं ड्राफ्ट। इट वाज चेयर्ड बाय, कौन थे इसके चेयरमैन, B.R. अम्बेडकर थे। सो क्वेश्चन आता है इसमें, सेवरल राउंड ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। तो हमने हर ड्राफ्ट को एक एक करके डिस्कस किया, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किया, और द मेंबर वर्क फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर। 3 सालों में हमने करीब करीब 114 डेज हम वहाँ पे मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें डिस्कस किया गया। एवरी प्रोसीजर ऑफ द कमिटी वाज डॉक्यूमेंटेड। हर प्रोसीजर को हमने लिख के रखा, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोलते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रीएम्बल मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बुक के पहले शुरू में प्रीफेस होता है, प्रीफेस या उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, और प्रीएम्बल क्या होता है कि उस बुक में है क्या उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में भी प्रीएम्बल है या इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देखो, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये क्या बोलता है, ये प्रीएम्बल है। वी वांट टू अचीव लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़। सो ये सब चीज़ प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। और प्रीएम्बल जो था ये हमें एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी बताता है कि इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad। मान लो कि वो एक स्टैंडर्ड सेट, प्रीएम्बल मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सो ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी जिसके बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया। और गवर्नमेंट कोई काम को जज करना है कि सही है गलत है, हम प्रीएम्बल के बेसिस पे जज कर सकते हैं। उसमें जो लिखा हुआ है फिलॉसफी, क्या वो फिलॉसफी के साथ गवर्नमेंट का डिसीजन जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है। अगर अगेंस्ट जा रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिन द आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैंने अभी प्रीएम्बल की बात करी थी ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय द किंग और एनी आउटसाइड। तो हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है, ना कि हमें हमारे ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया गया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, जो इंट्रोडक्टरी लाइन की वी द। दूसरा है उसके अंदर सोवरेन वर्ड यूज़ किया गया है। सोवरेन मतलब होता है कि सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। देखो, सोवरेनिटी मतलब होता है कि वी आर फ्रीडम। इंडिया जो है अब फ्री है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का बाहर कंट्री से दबाव नहीं है हमारे ऊपर,
और दूसरी बात है कि हाँ हमारा जो गवर्नमेंट है वो फ्री है टू टेक एनी डिसीजन नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो एक्सटर्नल मैटर को बिना कोई दबाव के इम्प्लीमेंट करना। सो सोवरिन मतलब होता है इंडिपेंडेंस बेसिकली। इंडिया बिकम सोवरिन आफ्टर 1947। 1947 से पहले इंडिया सोवरिन नहीं था क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का रूल था और एक्सटर्नली हम फ्री नहीं थे, इंटरनली भी देयर वाज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो वो चीज़ खत्म हो गया 1947 में एंड इंडिया बिकम ए सोवरिन कंट्री। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। वेदर इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली। वेल्थ जो है, जो भी रिसोर्सेस है या वेल्थ है कंट्री का, उसको हम मिल के जनरेट करें और उसको हम शेयर करें इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो क्या बोल रहा है कि जो भी रिसोर्सेज वो सारे गवर्नमेंट का होना चाहिए और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ऐसे ऑपरेट करे जिससे इसका फ़ायदा सब तक पहुँचे। इसका फ़ायदा ऐसा हो जिससे कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रिड्यूस हो। सोशलिस्ट मतलब होता है कि गवर्नमेंट शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशलिस्ट मतलब होता है कि वेल्थ जो कि जनरेट किया जा रहा है वो सब कोई मिल के करे और उसका प्रॉफिट जो है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट सिस्टम। सेकुलर मतलब होता है कि जहाँ पे स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, मतलब स्टेट नहीं बोलता है कि हम हिंदू स्टेट है या मुस्लिम स्टेट है। जिसे पाकिस्तान बोलता है कि इस्लामिक स्टेट है क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। इंडिया सेकुलर है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया की ना ही हिंदू स्टेट है ना ही मुस्लिम स्टेट है। ये यहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और कोई भी आदमी कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। स्टेट डज नॉट हैव देयर ओन ऑफिशियल रिलीजन, सो सच सिचुएशन आर कॉल्ड सेकुलर। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। लोगों को उस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल राइट मिलता है। रिपब्लिक मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड इट्स नॉट ए हेरिडिटी। अब जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होती है क्वीन या किंग होता है। अभी किंग है वहाँ पे और किंग जो है, किंग का पोस्ट जो है ना वो हेरिडिटरी है। इसके बनने को इसका बेटा बनेगा, इसके बनने को इसका बेटा बनेगा, इस तरह से। तो अगर कोई भी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो अगर इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होता है या उसका पोस्ट हेरिडिटरी होता है तो उसको हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है ना ये दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इवन दो हम पता है कि हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है बट इनडायरेक्टली ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट इज़ वाई इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। जस्टिस मतलब क्या होता है? सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट। सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा। आई मीन पॉलिटिकल जस्टिस है यहाँ पे। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो दैट इज कॉल्ड जस्टिस। ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हमारे सिटीजन के ऊपर कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शन ज़रूरत है वही रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो सकता है उनके ऊपर। अदरवाइज अननेसेसरीली दे कैन नॉट बी डिनाइड देयर फ्रीडम एंड दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। उसको नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब होता है कि हर आदमी लॉ के सामने बराबर है। जो पहले का इनइक्वालिटी था, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसको हमने ख़त्म कर दिया है एंड एवरीबडी हैज़ बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिव देयर लाइफ। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, सब कोई मिलजुल के रहेंगे। सो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, दैट इज कॉल्ड भाईचारा। सो नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। कोई इन्फीरियर नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है, सब कोई बराबर है, सब कोई एक ही फैमिली के मेंबर हैं। और एंड सो वी शुड डेवलप द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी और भाईचारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरू स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो मिडनाइट को 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक स्पीच दिया था। उस स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और द फुल इन फुल मेजर्स इन द फर्स्ट सेंटेंस? देखो उसमें उन्होंने ये यूज किया है कि नॉट होली और इन फुल मेजर्स। नेहरू wants to convey that the time has come to fulfill the pledge of independent nation building, which is a very big task even if we are free। देखो क्या बोल रहे हैं इनको कि
अब हमने जो भी प्रोमिस कर रखे थे जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अब टाइम आ गया जहाँ पे कि हमें उन सारे प्रोमिस को पूरा करना पड़ेगा। जो हमने प्रोमिस अपने लोगों को कर रखा था उस प्रोमिस को पूरा करना है। और ठीक है, सो वही चीज़ उन्होंने उस ट्राइब्स विद डेस्टिनी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, ऑल थ्री हैड देयर ओन व्यू विथ रिगार्ड टू एम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। देखो महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट थे, फादर ऑफ नेशन हम इनको बोलते हैं। अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं, हर आदमी का, हर तीनों का अपना अलग अलग व्यू था कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा। तो ऑल दीज लीडर्स बिलीव इन इम्पोजिंग द कंडीशंस ऑफ पुअर एंड बिहेव इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पुअर एंड मेंडिंग द इनइक्वालिटी। तो सब चाहते थे कि गरीबों का कंडीशन सही हो इंडिया में, और सब चाहते थे कि जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए। सो देखो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दीज कॉमन आइडिया। महात्मा गांधी, ही बिलीव दैट इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, लाइक अनटचेबिलिटी खत्म होना चाहिए, जेंडर इनक्वालिटी खत्म होना चाहिए, स्टेटस इशू इसको ख़त्म कर दो, तभी जाके इंडिया एक ट्रू इंडिपेंडेंस कंट्री बन पाएगा। जब तक हमारे यहाँ भेदभाव रहेगा, जब तक जेंडर इनक्वालिटी रहेगा, तब तक इंडिया कभी फ्री नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर। इनका क्या मानना था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी शुड बी मेड अवेलेबल विद सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो ये मानते हैं कि सिर्फ राइट टू वोट देना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि सोशल इनक्वालिटी को भी खत्म करना है और इकोनॉमिक इनक्वालिटी। आमतौर पर जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनको सोशल इक्वालिटी नहीं मिलता था, उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलता था, उनको सप्रेस किया जाता सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो बी आर अम्बेडकर का मानना था कि इंडिया तभी ट्रू सेंस में आज़ाद हो सकता है जब तक कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलता है, तभी ऐसा हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, स्ट्रेस ऑन रिमूविंग द पॉवर्टी इलिटरेसी फ्रॉम द कंट्री। इनका ये मानना था कि हमें गरीबी दूर करना है, हमें इलिटरेसी दूर करना है। हर लीडर का अपना अपना सोच था। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाना कॉन्स्टिट्यूशन में। सो चेंज दैट आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड विद द पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंजेस इन द सोसाइटी आर कॉल्ड अमेंडमेंट। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? जो हम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आते हैं लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी उसके लिए, तो हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। 1950 से हम देखते हैं कि 101 टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया है। ठीक है, सो ये बदलाव ज़रूरी भी है, तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज ये डिफंक्ट हो जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किस तरह से किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी, बट these values have to be converted into formal rules with the help of प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल में। हमने ये सब वैल्यूज़ जो है, ये सिर्फ फिलोसफी और वैल्यूज़ नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इन फिलोसफी और वैल्यूज़ को एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का रूप दिया है जिससे कि वो हमारा ये सारे वैल्यूज़ को फुलफिल किया जा सके। जैसे क्या हुआ कि इफ़ एग्जाम्पल देखो ले, इफ़ it is felt that there is a need to remove untouchability from the constitution, it will not be successful till the time we make strict laws and punish those who practice untouchability। तो हमने सोचा कि अनटचेबिलिटी इंडिया में शुरू से ही है और इसको हटाना है तो हमें स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा और लॉ बना के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे थ्रू इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन में इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और इनको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ जिससे कि कोई भी पावरफुल ना हो एक और दूसरे को सप्रेस कर सके। सो दैट इज़ एंड दूसरी बात है कि हमने ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखा है कि अगर मान लो कोई लॉ लेजिस्लेचर बनाता है तो जुडिशरी कैंसिल कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो तो इस तरह से देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑल्सो, एंड दिस इज़ द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट वी हैव डेवलप्ड टू मेक द कंट्री रन स्मूथली। नेक्स्ट है हाउ हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड द बेसिक वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। किस तरह से हमने जो भी वैल्यूज हैं हमारा इंडियंस का उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशन में हमने इम्प्लीमेंट किया है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्बॉडीड द बेसिक वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन थ्रू द फॉलोइंग वे। क्या है, एक तो हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हम ये चाहते थे कि सबको पॉलिटिकल राइट मिले, तो इसके लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट दिया है सबको। ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो हमने ग्रांट किया है। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग अलग डाइवर्सिटी को, अलग अलग डिफरेंसेस को एकोमोडेट करते हुए सबको इक्वल राइट दिया हुआ है, तो ये भी हमने फिलॉसफी को एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। थर्ड है कि सी इट ऑल्सो प्रपोज फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमने जो हमें राइट माइनॉरिटी जो है उनको उनका
लाइफ जो है वो अच्छा से नहीं चल सकेगा अगर हम इंडिया में उनको राइट नहीं देते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी को, स्पेशली सिख हो गया, मुस्लिम्स हो गया, उनको बहुत सारे राइट दिया गया जिससे कि वो अपना इंडिपेंडेंट एंड फ्री लाइफ जी सके बिना कोई इंटरफेरेंस के। सो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो अगर आपको इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।